एज यूजुअल पहले हम प्रीवियस कंसेप्ट के आई कैप के और पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आज के नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे जो है ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर इंटरेस्ट। रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिए, असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए। और असाइनमेंट में कम अज कम जो आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चन है ना, यानी जिनमें अटेम्प्ट का रेफरेंस भी दिया हुआ है, वो लाजमी रिटर्न फॉर्म में किया करे। बाकी टाइम मिले तो रिटर्न फॉर्म में कर लिया, नहीं टाइम मिला तो कम से कम ज़बानी कलामी करके उसके ऊपर नोटिंग कर ली क्वेश्चन के ऊपर ही। लेकिन जो आई कैप वाले पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी रिटर्न फॉर्म में करें, वरना एग्जाम में जाके केस स्टडी आपसे अटेम्प्ट नहीं होगी। पक्की बात है, नहीं होगी। आप अपने आप को साइंसदान समझ रहे होंगे और सोच रहे होंगे एग्जाम में बैठ के कर लूंगा मैं, मुझे तरीकाकार आ गया कि कैसे केस स्टडी अटेम्प्ट करते हैं। नहीं होगी केस स्टडी अगर आपने डेली बेसिस पे रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं की होगी। खास तौर पे कौन सी वाली क्वेश्चंस? आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चन। बताना मेरा फर्ज था, करना ना करना अमल आपकी मर्जी। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। कंसेप्ट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ ले जी। पार्टनर बाय स्टॉपल, प्यारे भाई, पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट पता है आपको? उसमें एक चीज थी कि इफ ए पर्सन मेक्स रिप्रेजेंटेशन और अलाउज रिप्रेजेंटेशन। अलाउज का मतलब क्या था? उसकी जगह पे कोई दूसरा पर्सन रिप्रेजेंटेशन दे दे और वो क्या करे? खामोश रहे। अच्छा, मौजूद था और खामोश रहे, फिर तो ये पार्टनर बाय स्टॉपल बनता है। लेकिन अगर उस जगह मौजूद ही नहीं था तो फिर तो नहीं बने, उसे पता ही नहीं है, वो रिजेक्ट क्या करे, उसे पता ही नहीं। अच्छा, उसमें एंड में नीचे एक लाइन थी कि रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट वो खुद, इनडायरेक्ट कोई और पर्सन दे दे, और एक और भी है। डायरेक्ट का मतलब वो बंदा जिसको रिप्रेजेंटेशन दी गई। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिप्रेजेंटेशन किसने दी? उस पर्सन ने खुद दी या उसके किसी दूसरे साथी ने दी? एक है किसको दी? जिसने लोन दिया डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंटेशन दी गई, या पहले रिप्रेजेंटेशन किसी और को दी गई और उस बंदे ने आगे किसी और लोन देने वाले को रिप्रेजेंटेशन दी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये बोथ वे में काम करता है कंसेप्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी एक मिनट जी। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कोई बंदा अपना लोन पे ना कर सके, या आपके भाईजान साथ बैठे हैं, आपसे 1000 रुपया उधार लेते हैं और ये टाइम पे वापस नहीं करते, अगर आपके पास ऑप्शन है, नहीं बैड डेट तो काउंटिंग है ना, ये काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं, लॉ कंसेप्ट। लॉ कहता है बैड डेट क्या होता है? कुछ नहीं, बैड डेट होने से क्या इनके गुनाह माफ हो जाएंगे? नहीं कहते इनके पाप ऐसे नहीं धुलेंगे। कैसे धुलेंगे? अब सुने जरा। भाईजान कोर्ट में जाएंगे जिन्होंने उधार दिया था, अदालत सारा इनका एग्रीमेंट वगैरह सारे हालात का जायजा लेगी। अगर कंफर्म हो जाए बाकी इन्होंने लोन दिया था और इन्होंने पे नहीं किया, अदालत इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। क्या डिक्लेयर करेगी? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इसका मतलब क्या है? ये अब सारी जिंदगी कोई बिजनेस नहीं कर सकते, ये सारी जिंदगी को ये सेल परचेज नहीं कर सकते एसेट्स की। ठीक है, सारी जिंदगी के लिए समझ लीजिए डिस्क्वालीफाइड हो गए। अब अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर अगर इस तरह डिस्क्वालीफाई हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर वो पार्टनर नहीं रहता, वो पार्टनर नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद उसका फर्म से ताल्लुक खत्म हो गया। ठीक है, और अब जो फर्म को लोन वगैरह, फर्म की जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, इनमें इनका कोई हिस्सा होगा? नहीं होगा। ठीक है, और अदालत का ऑर्डर काफी होता है, पब्लिक नोटिस अलग से देने की जरूरत नहीं होती। जो कोर्ट ऑर्डर है वो सफिशिएंट होता है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। इंसॉल्वेंट क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? जी सॉरी पूछिए। हाँ जी। एक शख्स की गैर मौजूदगी में ये रिप्रेजेंटेशन दी गई कि वो पार्टनर है। अब उस बंदे को नहीं पता, मिस्टर ए उस जगह पे मौजूद ही नहीं, और किसी और बंदे ने कहा मिस्टर ए इस फर्म में पार्टनर है। अब मिस्टर ए कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उस जगह पे मौजूद ही नहीं है। क्या मिस्टर ए पार्टनर बाय स्टॉपल है? नहीं है, उसे पता ही नहीं। बिल्कुल, वो ना तो उसने रिप्रेजेंटेशन दी और ना ही उसने इजाजत दी इस चीज की। अब जाहिर है वो किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकता है। वो अगर उसकी गैर मौजूद, अगर उसकी मौजूदगी में ये रिप्रेजेंटेशन दी जाती और वो चुप रहे, फिर पार्टनर बाय स्टॉपल है। अगर उसकी मौजूदगी में तो उसका फर्ज है कि कह दे नहीं भाईजान ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ। और जी क्या चाहिए? नॉन, यानी वो कह रहा है कि पार्टनर बाय स्टॉपल की जो एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल्स आपको समझा क्या रही हैं कि जब कोई एक बंदा एक्चुअली पार्टनर नहीं है लेकिन उसे समझा जाएगा कि वो पार्टनर है। यानी पार्टनर बाय स्टॉपल की एग्जांपल्स यही बताती है ना। पार्टनर बाय स्टॉपल की 2 एग्जांपल्स हैं, वो क्या बताती है कि बंदा असल में पार्टनर नहीं है लेकिन उसे क्या समझा जाएगा? पार्टनर है। वो 2 एग्जांपल कौन सी हैं? एक माइनर और दूसरी एग्जांपल रिटायर्ड पार्टनर। माइनर रिटायर्ड पार्टनर, माइनर रिटायर्ड पार्टनर, माइनर रिटायर्ड, ये एग्जांपल। और एक्सेप्शंस क्या है? डेथ और इंसॉल्वेंस, डेथ और इंसॉल्वेंसी, ये है एक्सेप्शंस। एग्जांपल्स क्या है? माइनर रिटायरमेंट, हाँ जी बिल्कुल, माइनर रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये जेहन में रखिएगा। एग्जांपल्स क्या हैं?
माइनर और रिटायरमेंट। एक्सेप्शंस क्या है? डेथ और इंसॉल्वेंसी। ठीक, और कोई क्वेश्चन? जी, जब कोई पार्टनर वगैरह रिटायर होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो उसके बाद वाले डेट्स के लिए तो वो लायबल नहीं, लेकिन प्रीवियस वाले डेट्स के लिए लायबल होगा। जब इंसॉल्वेंट तो बेसिकली उसकी तो सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी ना असाइनी के ऊपर, तो वो इटसेल्फ तो हर तरह की लायबिलिटी उसकी खत्म हो गई। अब जो उसके प्रीवियस डेट्स होंगे वो ऑफिशियल असाइनी के ऊपर जाएंगे, वो देखेगा कितने पे कर सकता है। लेकिन हाँ शाबाश, अगला कंसर्न मैं यही कहने का था, अगर पार्टनर की डेथ होती है और पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता, पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता, क्या डेथ के बाद वाले डेट्स के लिए वो पार्टनर की प्रॉपर्टी लायबल है? लेकिन डेथ से प्रीवियस वाले डेट के लिए लायबल है। वो तो रूटीन नेचर का डेट है ना, तो प्रीवियस वाले डेट से पहले वाले लायबल है, डेथ के बाद वाले केसेस के लिए लायबल नहीं है। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई पार्टनर ये कह दे मैं पार्टनर नहीं हूं, नहीं रहेगा, खत्म, फारग। उसने एक तरह से नोटिस दे दिया ना, इन्होंने पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का कंसेप्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर ये कह दे मैं पार्टनर नहीं हूं, कोई नॉन पार्टनर कह दे मैं पार्टनर हूं, तो हम उसे लायबिलिटी के हिसाब से पार्टनर बना लेते हैं ना। तो अगर कोई पार्टनर कह दे मैं पार्टनर नहीं हूं, नॉन पार्टनर कह दे मैं पार्टनर हूं, अगर एक बंदा पार्टनर नहीं है कह दे मैं पार्टनर हूं, तो वो फर्म के डेट्स के लिए लायबल हो गया जो इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दिए गए होंगे। और अगर कोई पार्टनर कह दे मैं पार्टनर नहीं हूं, तो पार्टनरशिप खत्म। ये पब्लिक नोटिस समझा जाएगा उसका नोटिस, ये रेगुलर केस मानेगा। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एज डिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा बताइए, इसमें स्टार्ट कहां से होगा? व्हेन ए पर्सन मेक्स रिप्रेजेंटेशन या व्हेन ए फर्म मेक्स रिप्रेजेंटेशन? पर्सन मेक्स रिप्रेजेंटेशन और अलाउज रिप्रेजेंटेशन टू बी मेड दैट ही इज ए पार्टनर इन द फर्म। तो वो क्या होगा? क्या उसे इसका उसे फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान, क्योंकि प्रॉफिट तो उसे कोई नहीं मिलना। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे अगर कोई डेट दे दिया गया तो वो उसके लिए लायबल होगा। कोई प्रॉब्लम? पारस रिप्रेजेंट्स टू रिजवान, ये पारस उधर भी नहीं आता था एजेंट वाले चैप्टर में। पारस represents to Rizwan that he is a partner in the firm of Arsalan, Numan and Ali, while actually he is not a partner। असल में पार्टनर नहीं है, उसने रिप्रेजेंटेशन दी मैं पार्टनर हूं, पार्टनर बाय, यहीं पे पार्टनर बाय स्टॉपल कह रहा, ऑन द फेथ ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे रिजवान गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन दिया, डेट दिया, उधार माल सप्लाई किया। द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट सब्सिक्वेंटली, बाद में फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। एक्सप्लेन वेदर पारस वुड बी लायबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। लायबल होगा, क्यों? पार्टनर बाय स्टॉपल है। अच्छा, अगर पारस ने रिप्रेजेंटेशन दी रिजवान को, रिजवान ने आगे रिप्रेजेंटेशन दी होती कामरान को, और कामरान ने लोन दिया होता, फिर भी लायबल। लेकिन पारस कहता कामरान को, भाई मैं तो आपकी शक्ल पहली दफा देखी है मैंने। हाँ, रिप्रेजेंटेशन में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों हो सकते हैं। Tom, Anthony and Brad are partners in the firm. Leonardo, who is generally seen in the firm of Tom, Anthony and Brad, tells Kevin that he is also a partner in the firm। अजीबोगरीब से ना, लिनार्डो था, लिनार्डो ने किसको रिप्रेजेंटेशन दी? केविन को। केविन रिचर्ड हु ओवरहियर्स का मतलब क्या होता है? अचानक चलते फिरते सुन लेता है। रिचर्ड ने चलते फिरते सुन लिया लिनार्डो और केविन की टॉक को, और उसने सोचा कि लिनार्डो टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म गिव्स क्रेडिट टू द फर्म। अब रिचर्ड तो चल फिर रहा था, लिनार्डो ने रिचर्ड को तो नहीं रिप्रेजेंटेशन दी। क्या ये पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसर्न बनता है? कैसे बनता है? नहीं बनता ना। क्यों नहीं बनता? शाबाश, एक मिनट है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इसकी डेफिनेशन में लिखा था रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट भी हो सकती है। जरा देखें इनडायरेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। शाबाश, देखे कंसर्ट में देखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा हुआ तो मेरी गलती, अगर लिखा हुआ तो आपकी गलती। इनडायरेक्ट उसको अंडरलाइन करें, शाबाश अंडरलाइन करें। अब ओवरलाइन भी कर लें, अब हाईलाइट भी कर लें, कोमा में भी लिख लें, ब्रैकेट में भी लिख लें। इनडायरेक्ट का मतलब यही है। तो रिचर्ड को नहीं रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली सुन नहीं चलते फिरते, ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वाला केस आ गया। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कैन रिचर्ड मेक लायबल लिनार्डो फॉर द क्रेडिट? क्या रिचर्ड लिनार्डो से रिकवरी कर सकता है? लेकिन लिनार्डो तो कहेगा भाई रिचर्ड मैं तुम्हें देखा जिंदगी में पहली दफा है। देखा जब आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे ना तो मैं भी करीब ही था। ठीक है, अब आप ये टीवी पे आके रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सारे पाकिस्तान को पता चल जाए, रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाए, और आप बाद में कहें मैं तो आपको देखा ही पहली दफा है। उसके भाई चीफ के जब तुम ऐलान कर रहे थे तो मैं भी वहीं पे मौजूद था, मैंने भी सुन ली थी ये बात।
मजाक कर रहा था। अच्छा, एक केस स्टडी में उसने ये कह दिया इस तरह कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहा ये मेरा पार्टनर है, इस तरह की केस स्टडी थी, और दूसरा ये सुन के मुस्कुरा दिया कि, और फिर बाद में उसने कहा जी मैं तो ये समझ रहा हूँ मजाक कर रहा है। उसने कहा नहीं भाईजान, ला मजाक नहीं है, आपको सिर्फ थर्ड पार्टी के सामने इस बात को निगेट करना चाहिए था, निगेट करना चाहिए था। ये क्लियर हो गया कैसा? 73 आमिर एंड बाकिर आर पार्टनर्स इन ए फर्म. Zahid informed Yasir that he is also a partner in the firm of Amir and Bakir. Yasir conveys this information to his friend Kamran. Indirect, shabash. Indirect. Kamran, believing Zahid to be a partner of the firm of Amir and Bakir, supplies goods on credit to the firm. Can Kamran makes Zahid liable for the payment of the price? Goods payment. लेकिन जाहिद ने तो यासिर को रिप्रेजेंटेशन दी थी, कामरान को तो रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी। जाहिद ने तो यासिर को रिप्रेजेंटेशन दी थी, कामरान को तो नहीं दी थी। तो भाई यासिर ने तो आगे कामरान को रिप्रेजेंटेशन दे दी थी ना। तो यासिर, जाहिद ने जो यासिर को रिप्रेजेंटेशन दी ये डायरेक्ट है, लेकिन जो यासिर ने आगे कामरान को रिप्रेजेंटेशन दी ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पे भी पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई होता है। क्लियर? अनवर इंट्रोड्यूसेस नादिर टू जफर एज हिज पार्टनर। अनवर ने नादिर का तारुफ कराया जफर को कि नादिर मेरा पार्टनर है। व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट सो, असल में अनवर और नादिर पार्टनर नहीं है। एंड नादिर कीप साइलेंस, ये लिख या यहां कह ले एंड नादिर स्माइल्स, एंड नादिर स्माइल्स साइलेंस ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जफर गिव्स क्रेडिट टू अनवर, इस बेस पे जफर ने अनवर को उधार दे दिया। Subsequently, Anwar becomes insolvent. Can Zafar makes Nadir liable for the? क्यों? Partner by estoppel. Indirect नहीं है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, liable है। 75. Amir tells Bilal supplier within the hearing of Qasim. Within the hearing of Qasim का क्या मतलब है? कासिम सुन रहा है, कासिम की मौजूदगी में सुन रहा है। Within the hearing Qasim partner that he Amir is a partner in partnership firm of Qasim. कि आमिर ने ये कहा, कासिम सुन रहा था, आमिर ने कहा मैं कासिम की फर्म में पार्टनर हूं, बिलाल को कहा, बिलाल सप्लायर है, आमिर ने बिलाल को क्या कहा, मैं कासिम का पार्टनर हूं। कासिम डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट ऑफ आमिर, कासिम ने इतराज नहीं किया। लेटर बिलाल सप्लाई सर्टेन गुड्स टू आमिर हु प्रिटेंड्स टू एक्ट एज ए पार्टनर विद कासिम। बाद में बिलाल ने आमिर को चीजें बेच दी। कैन बिलाल मेक्स कासिम और हिज फर्म लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिट? क्यों? उसने इतराज ही नहीं किया था। क्लियर हो गया ये? अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। आमिर टेल्स, यहां तक यही, आमिर ने बिलाल को कहा मैं कासिम की फर्म में पार्टनर हूं, कासिम चुप रहा, उसने इतराज नहीं किया। बिलाल सप्लाई सर्टेन गुड्स टू आमिर की बजाय लिखा हो अगर सर्टेन गुड्स टू कासिम और फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या कासिम को जो चीजें सप्लाई की है आमिर से रिकवरी हो सकती है? आमिर से भी रिकवरी, क्या बताया था, टू वे में कंसेप्ट अप्लाई होता है। अगर कोई पार्टनर बाय स्टॉपल है तो उसको चीजें सप्लाई की गई, फर्म लायबल है, और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे फर्म को चीजें सप्लाई की गई तो वो पार्टनर बाय स्टॉपल लायबल है। लेकिन यहाँ पे आई कैप नॉर्मली वो जो पार्टनर बाय स्टॉपल होता है ना उसको चीजें सप्लाई करवाता है और कहता है फर्म के बारे में बताओ लायबल है कि नहीं। क्लियर? जमीर हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ रहमान एंड सलमान रिप्रेजेंट्स टू अनवर। जमीर ने अनवर को कहा ही इज आल्सो ए पार्टनर इन फर्म, रहमान सलमान की फर्म में मैं भी पार्टनर हूं। बाबर हु डज, बाबर कहां से आ गया? जमीर था, जमीर ने अनवर को रिप्रेजेंटेशन दी। अच्छा, बाबर नया, चलो ठीक है, नया कैरेक्टर आ गया। बाबर हु डज नॉट नो ऑफ द रिप्रेजेंटेशन गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑफ रहमान एंड सलमान। डज नॉट नो जमीर लायबल नहीं होगा, तो जमीर ने कहा है कि मैं पार्टनर हूं, रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं हुआ। हाँ, बाबर ने तो नहीं सुना, हाँ जमीर ने तो अनवर को। तो इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन होना भी, उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट करना भी जरूरी है। पता नहीं कौन सा एक चैप्टर था, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, जिसमें कोई गलत स्टेटमेंट होती थी और उसकी बेस पे एक्ट नहीं किया जाता था, तो क्या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बनता था? क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था। वो जिस बंदे ने पागल घोड़े के साथ डॉक्टर का जाली सर्टिफिकेट लगाया कि घोड़ा ठीक है, लेकिन उस बंदे ने सर्टिफिकेट की तरफ नजर ही नहीं डाली, यहां तक फ्रॉड है। लेकिन अगर उस बंदे ने सर्टिफिकेट नजर ही नहीं डाली और घोड़ा खरीद लिया, अब ये घोड़ा वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? उसने एक्टेड अपॉन इट वाला केस है। शाबाश। तो ये वही केस यहाँ पे है
जिस बंदे तक रिप्रेजेंटेशन पहुंची ही नहीं, अगर वो लैदा सेलेक्ट करता है तो वो पार्टनर बाय स्टॉपल का रूल नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। A partnership firm consists of Salman, Noman, Zishan and Rahman. Rahman retires from the firm but fails to give public notice. अच्छा मुझे ये बताइए, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, पब्लिक नोटिस देना है किसने? फर्म ने नहीं, एक्टिव पार्टनर ने या फर्म ने, या दोनों में से कोई भी दे दे तो चल जाएगा, दोनों में से कोई भी पब्लिक नोटिस दे दे, एक पार्टी भी पब्लिक, बल्कि इवन अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह भी दे दे तो फिर भी चला जाए। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव का पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, डेथ के केस में पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड, एक्टिव पार्टनर की रिटायरमेंट हो तो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड है, उसकी डेथ हो तो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड। एक्सेप्शन में पढ़ा था ना, एग्जाम्पल्स में पढ़ा था रिटायरमेंट और एक्सेप्शन में पढ़ा था डेथ। तो अगर एक्टिव पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड, कोई भी दे दे पार्टनर या फर्म, और अगर डेथ हो जाए तो पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं। यहां पे रिटायर हो रहा है कि डेथ हो रही है, रिटायर फ्रॉम द फर्म। लेकिन ये तो उसने बताया नहीं एक्टिव पार्टनर है स्लीपिंग के साइलेंट, और कुछ नहीं बताया तो रेगुलर केस होगा। एक्टिव पार्ट या दोनों केसेस डिस्कस करते हैं, एक्टिव है तो ये है, और अगर स्लीपिंग है साइलेंट है तो ये, दोनों केसेस डिस्कस करते हैं, या जो मोस्ट प्रोबेबल वाला केस है वो डिस्कस करें। एक तो एक केस डिस्कस करना है कि दोनों? एक चले एक तो उसमें क्या ज्यूम करेंगे? एक्टिव पार्टनर फेल्स टू गिव पब्लिक एंड हिज नेम कंटिन्यूज टू बी यूज्ड ऑन द लेटर हेड्स, यानी ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है कि ये अभी भी पार्टनर है। इज रहमान लायबल टू डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड सब्सिक्वेंट टू हिज रिटायरमेंट? यस, एग्जांपल में पढ़ा था, पब्लिक एक्टिव पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस देना जरूरी। और यहां पे जब उसने कह दिया ना कि यूज्ड उस लेटर हेड में उसका नाम आ रहा है, तो इससे हमें कंफर्म हो गया ये एक्टिव पार्टनर ही होगा, ये एक्टिव पार्टनर ही होगा, ये स्लीपिंग पार्टनर थोड़ा ही होगा, उसका नाम तो किसी को पता ही नहीं। क्लियर? ये तो रहमान लायबल है कि नहीं लायबल? लायबल है। 78 Rizwan, Ahmad, Ashraf and Tanveer are partners. An order is placed with Habib for supplying a certain quality of goods to the firm on credit. इस फर्म ने, चार लोगों की फर्म ने एक ऑर्डर दिया हबीब को कि भाई ये चीजें सप्लाई करो फर्म को। बिफोर हबीब कुड सप्लाई द गुड्स तनवीर डाइड, तनवीर की डेथ हो गई। डेथ के बाद हबीब सप्लाइड द गुड्स आफ्टर तनवीर डेथ, बीइंग टोटली इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट ऑफ द डेथ। डेथ का उसे पता नहीं था क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया, रिक्वायर्ड भी नहीं। लेकिन सप्लायर को नहीं पता, उसने चीजें सप्लाई कर दी। रिजवान, अहमद एंड अशरफ सब्सिक्वेंटली बिकम इंसॉल्वेंट। कैन हबीब मेक तनवीर स्टेट लायबल फॉर हिज डेट? मर गया। डेथ के केस में पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, तो तनवीर स्टेट का क्या मतलब है? उसकी प्रॉपर्टी, तनवीर की प्रॉपर्टी उस डेट के लिए लायबल नहीं। किस डेट के लिए? जो उसके बाद सप्लाई किया गया, उसके लिए लायबल नहीं है। और जो पहले था उसके लिए लायबल होगा, जो प्रीवियस डेट के लिए तो लायबल होगा ना। ये एक मिनट है, ये अकाउंटिंग पढ़ते हैं मेरे भाई? पढ़ ली भैया? अच्छा चले, अब नहीं पढ़ते? नहीं, क्यों नहीं? FR 1 नहीं पढ़ते? FR 2 अगली दफा। जब ऑर्डर आता है कस्टमर का, तब डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट करते हैं। जब चीजों की डिलीवरी, तो इसका मतलब है डेट या क्रेडिट क्रिएट कब होता है? जब चीजें डिलीवर या रिसीव की जाती है, ऑर्डर के ऊपर नहीं होता। ऑर्डर IFRS कौन सा है? फिर मैं जो भी कहता है, मुझे ये नहीं पता, इतनी रॉकेट साइंस मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब कस्टमर ऑर्डर दे या हम किसी को ऑर्डर देना, उस वक्त सेल परचेज की एंट्री नहीं होती। सेल परचेज की एंट्री होती है ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स या ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। तो डेट तो उसी वक्त क्रिएट होगा ना, डिस्पैच ऑफ, ऑर्डर के ऊपर तो नहीं ना होगा। तो काउंटिंग के साथ हमारा कंसेप्ट मैच करता है, लॉ का कंसेप्ट काउंटिंग से मैच करता है। कभी कभी नहीं भी करता, लेकिन यहाँ पे कर रहा है। प्रॉपर्टी वाले लफ्ज में नहीं करता कंसेप्ट मैच। काउंटिंग वाले कहते हैं प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कुछ और है, और लॉ वाले कहते हैं काउंटिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। तो यहाँ पे लायबिलिटी, हाँ मैच करता। लायबिलिटी राइज होती है कि नहीं? नहीं, लायबिलिटी राइज होती है। अमजद enjoys a very good credit standing in the market. मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। काशिफ, ओनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिप्रेजेंट्स अमजद एज हिज पार्टनर। काशिफ ने अमजद को रिप्रेजेंट किया कि ये पास पेपर का क्वेश्चन है। एक मिनट है, तैयार है, दोबारा से पढ़ते हैं। अमजद enjoys a very good credit standing in the market. अमजद की मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन है। काशिफ, ओनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिप्रेजेंट्स अमजद एज हिज पार्टनर। काशिफ अमजद को रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूं। नहीं, जब ये रिप्रेजेंट, और अमजद क्या कहता है? स्माइल करता है, साइलेंट रहता है कि ऑब्जेक्ट कर रहा है? नहीं, अमजद मौके वारदात में मौजूद था कि नहीं था? मौजूद नहीं। अच्छा हाँ, बताया नहीं हुआ अलग चीज है, मौजूद नहीं था अलग चीज है। बताइए, मौजूद नहीं था कि बताया नहीं हुआ? अभी तक बताया नहीं हुआ, दोनों में फर्क है।
अगर क्वेश्चन में क्लियरली कह देता वहां मौजूद नहीं था, हमारा डिसीजन है, हमें अपनी डायरेक्शन लेने में आसानी होती, लेकिन उसने जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब हमें दोनों डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं कि अगर वो मौजूद था तो फिर क्या कहानी होगी, और मौजूद नहीं था फिर क्या कहानी होगी। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में, ये उसी की तरफ आ रहा है। कलीम ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन सप्लाई लैपटॉप टू काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट। कलीम ने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे लैपटॉप सप्लाई किए। काशिफ डिफॉल्टेड एंड कलीम फाइल्ड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट अगेंस्ट बोथ अमजद एंड काशिफ। काशिफ बेचारा घर बैठा होगा, उसको लीगल नोटिस मिल गया, ये लैपटॉप के पैसे दो। अमजद काशिफ अमजद घर बैठा था, उसको नोटिस मिल गया, पैसे दो। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनालाइज द अबव सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? एनालाइज द अबव सिचुएशन का मतलब क्या? सिचुएशन कौन सी है, कौन सा कांसेप्ट है, कौन सा चैप्टर? पार्टनर बाय ट्रबल का। एक्सप्लेन वेदर अमजद वुड बी लायबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू कलीम। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं उसने बताया कि अमजद उस मौके पे मौजूद था कि नहीं था। इस सिचुएशन में दोनों या मोस्ट प्रोबेबल के दोनों ऑप्शन डिस्कस कर दें। मेरा ख्याल है टाइम है तो दोनों ऑप्शन डिस्कस कर दें, ठीक है, या इफ करके कर दें। इफ अमजद मौजूद था तो लायबल है, और इफ नॉट मौजूद तो लायबल नहीं, नॉट लायबल। क्लियर हो गया ना ये कंसेप्ट? क्योंकि उसकी प्रेजेंस में अगर दी गई है फिर तो वो लायबल होगा, लेकिन उसकी प्रेजेंस में नहीं है, वो दिल्ली बैठा है और ये इधर लाहौर में उसको स्टेटमेंट दे रहा है, वो बेचारा थोड़ी लायबल है। और जब वापस आएगा उसे पकड़ देंगे, कहेगा भाई मुझे पता ही नहीं इसका। क्लियर? ये लास्ट एक और भी है, हाँ वो अच्छा वाला, अभी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नजर एंड वाले मेरे भाई नजर आ रहे हैं आपको? मेहर, आबिद, रानी एंड अजरा वर पार्टनर्स इन आबिद एसोसिएट्स, ए फर्म ऑफ टाउन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स। बारी बिल्डर सप्लाई गुड्स टू आबिद एसोसिएट्स ऑन क्रेडिट। यानी 4 लोगों की फर्म है और बारी बिल्डर उस फर्म को उधार पे माल सप्लाई करता है। क्लियर? आबिद डाइड ऑन 5 जनवरी 2015 को आबिद की डेथ हो गई। क्या पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड है? नहीं। क्या आबिद फर्म के डेट्स के लिए, आबिद की स्टेट फर्म के डेट्स के लिए लायबल है? प्रीवियस डेट्स के लिए लायबल है, डेथ के बाद वाले जो डेट्स क्रिएट हुए हैं उनके लिए लायबल नहीं है। आबिद 5 जनवरी, डेट को नोट कर ले, अंडरलाइन करें, 5 जनवरी। मेहर, रानी एंड अजरा डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस इन द ओल्ड फर्म्स नेम। उनका पुराने नाम से ही बिजनेस जारी रखो। However, neither the surviving partners nor the representative of Abid gave public notice to this effect. Death का नोटिस नहीं दिया किसी ने भी, तो जरूरी नहीं था, ठीक है। Due to insolvency of a major client, Abid Associate was facing difficulty in making payment to Bari Builders. Bari Builders को पेमेंट नहीं हो रही थी। When Bari Builders investigated the matter, they came to know about the death of Abid. They have now filed suits for the recovery of outstanding balance severally against Abid Estates and Meher, as the credit was extended on the faith of Abid and Meher. अच्छा पहले मुझे बताइए, क्या जो क्रेडिटर है वो 1 2 3 4 पार्टनर्स की बजाय किसी 2 के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। जॉइंट लायबिलिटी का मतलब यही है, और वो किसी एक से भी पूरी पैसे रिकवर कर सकता है, बिल्कुल। सेवरल का मतलब यही है। तो उसने सिलेक्शन कर लिया, उसने कहा 2 बंदों के खिलाफ केस, आबिद की प्रॉपर्टी में से हिस्सा दें और मेहर। In view of the provisions of Partnership Act 1930, explain whether Bari Builders are justified in filing the above suit. Yes. ना 2 लोग है ना, एक आबिद स्टेट के स्टेट्स में से हिस्सा मांग रहा है वो, और दूसरा मेहर। तो वो मेहर के खिलाफ केस फाइल करने में जस्टिफाइड है, लेकिन आबिद की प्रॉपर्टी क्यों? एक मिनट जी मेरे भाई, आप बताइए, आप अकलमंद आदमी लग रहे हैं, बताएं इसमें क्या मसला है?
क्या 5 जनवरी तक जितने भी डेट देखें, पहले मेहर के खिलाफ तो हर डेट रिकवर हो सकता है, एग्रीड। दूसरा आबिद की प्रॉपर्टी, उस पे 5 जनवरी तक जो पहले वाले डेट्स है वो रिकवर हो सकते हैं, 5 जनवरी के बाद वाले नहीं हो सकते। तो मैं भी यही कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। गुड्स डिलीवर उसके मरने से पहले नहीं, कौन सी गुड्स, वो तो रूटीन में गुड्स सप्लाई कर रहा है ना। तो अगर जो गुड्स डेथ से पहले सप्लाई हो गई है, आबिद की प्रॉपर्टी उनके लिए लायबल है, तो आबिद की प्रॉपर्टी में से रिकवर होंगे जो पहले हो गए डेथ से पहले। और अगर कोई डेथ के बाद हुआ है तो लायबल है, उसने कोई डेट बताई नहीं सप्लाई की, तो हम यही कहेंगे अगर पहले है तो ये, अगर बाद है तो ये, ठीक है ना। जी जी, कहाँ पे है, किस जगह लिखा है कि उसने डेथ से पहले सप्लाई किया या अच्छा अच्छा आप बारी बिल्डर सप्लाई, हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई। आप इस लाइन का मतलब ये समझ रहे हैं कि कुछ एक ही ट्रांजैक्शन है जो बारी बिल्डर्स ने डेथ से पहले सप्लाई की। मैं इस लाइन का मतलब ये समझ रहा हूं कि रूटीन में बारी बिल्डर्स गुड्स को सप्लाई करता रहता है, हाँ प्रेजेंट टेंस है। अगर ये पास्ट होता ना बारी बिल्डर सप्लाइड गुड्स, तो फिर मैं इसको सिंगल ट्रांजैक्शन समझता। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो प्रीवियस वाला डेट है तो इसके लिए स्टेट लायबल है। आप पहले आपस में अपना फैसला कर लें, मेरे लेक्चर की खैर है, मैं इधर हूं, स्टूडेंट भी इधर ही है मेरे। नहीं मैं आपकी बात को ना कर ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें दो, हाँ जी इसमें दो मीनिंग आ रहे हैं ना। आपका पॉइंट नहीं बिल्कुल ठीक है, आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं है। एक जगह पे मैं फेजेस थे ग्रो करने के, फेजेस एक जगह मैं पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा भूल गया, उसमें ये था, आपने जो क्वेश्चन पूछा हंस क्यों रहे हैं, इसमें मुझे बात याद आ गई तो नहीं अभी कुछ पता नहीं मिसाल किसी तरह फिट हो जाए तो उसमें ग्रोथ के डेवलपमेंट के वो बता रहा था फेजेस, और लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह थी कि जब आप कोई आइडिया देते हैं ना लोगों के सामने, तो पहले लोग हंसते हैं, फिर उसके बाद उसको अपोज करते हैं, फिर फॉलो करते हैं, और फिर आपकी एग्जांपल्स देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप सही रास्ते पे चल पड़िए। अगर दूसरे लोग आपकी बात सुन के हंसते हैं तो आप समझिए आप सही रास्ते पे चल पड़े। अच्छा आगे चलते हैं। तो बारी बिल्डर नहीं, ठीक है आपने कहा, आप कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि बारी बिल्डर ये एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जो उस डेथ से पहले हुई है। इस केस में ये हम अपने आंसर को सिर्फ यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दें कि चूंकि ये ट्रांजैक्शन डेथ से पहले हुई है, इसीलिए जो आबिद की स्टेट है वो लायबल है, ये करेंगे। लेकिन अगर इस सेंटेंस का मीनिंग यू ले कि नॉर्मली रूटीन में बारी बिल्डर्स गुड्स को सप्लाई करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कुछ ट्रांजैक्शन पहले होंगी और कुछ ट्रांजैक्शन बाद में होगी। और मेरे ख्याल में ये ज्यादा सेफर अजम्पशन है, ये ज्यादा सेफ अजम्पशन कि हम इसमें कहें कि जो ट्रांजैक्शन उसकी डेथ से पहले हैं उसके लिए आबिद की स्टेट लायबल है, जो उसकी डेथ के बाद है उसके लिए आबिद स्टेट लायबल नहीं है। क्योंकि असल में ना हमें एग्जाम में बैठ के ना एग्जामिनर का माइंड भी डिकोड करना होता है। एग्जामिनर ने डेफिनेटली अगर ये पार्टनरशिप में ये डेथ वाला कंसेप्ट टेस्ट किया है तो हमें वो पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का कंसेप्ट चाह रहा है हमसे कि हम डिस्कस करें। और अगर हम जब तक उसकी डेथ के बाद की ट्रांजैक्शन को डिस्कस नहीं ना करते कि लायबल है कि नहीं, तो वो कंसेप्ट कंप्लीट डिस्कस नहीं हो पाता। इसलिए अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो ना, हमेशा मैंने आपको ये रूल बताया, कहीं पे कंफ्यूजन हो ना तो आपने दोनों ऑप्शंस को डिस्कस कर देना बेहतर है। लेकिन इसको रूल नहीं बताना, बात क्लियरली उसने बताया होता है कि ट्रांजैक्शन पहले हुई है और आप उसमें भी अजम्पशन ले लेते हैं, वो गलत है। जब नहीं है तब दोनों रास्ते बताएं। जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है स्पेसिफिकली, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वही डिस्कस करते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन की अजम्पशन नहीं लिया करते। काउंटिंग में भी ये सिखाते हैं ना कि अगर नहीं बताया स्ट्रेट लाइन के रिड्यूसिंग बैलेंस तो अजम्पशन लो, स्ट्रेट लाइन किया जो भी। लेकिन अगर बताया रिड्यूसिंग बैलेंस फिर अजम्पशन नहीं ले सकते, फिर स्ट्रेट लाइन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यू फॉर क्या जैसे एंड सी इन रिकवरिंग बाउंसर अंडर द बाउंसर, तो ये डिस्कस कर लिया हमने, क्लियर? कोई इसमें प्रॉब्लम? चलिए वैसे खत्म। जी अब आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट है ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। इसमें हमें सिर्फ पार्टनर का मतलब पता क्या है,
ट्रांसफरी का मतलब भी नहीं पता, इंटरेस्ट का मतलब भी नहीं पता। पार्टनर्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है। यहां पे इंटरेस्ट का मतलब क्या है? शेयर, यानी एक पार्टनर का शेयर है पार्टनरशिप में। ट्रांसफरी से क्या मुराद है? जिसको ट्रांसफर किया गया, जिसको इसका मतलब ये है कि एक पार्टनर अगर चाहे तो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, यहां पे उसने जो शेयर नहीं ना लिखा, उसकी भी एक रीजन है। अगर अपना शेयर कहता है तो इससे मुराद होता है कि पूरे का पूरा शेयर ट्रांसफर कर रहा है। इंटरेस्ट का मतलब है वो शेयर कंप्लीट भी हो सकता है और वो थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारी जितनी भी एग्जांपल आएंगे उनमें कंप्लीट शेयर ही ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में उसने चूंकि लिखा है कि जो ट्रांसफर है ना, ये फुल भी हो सकता है, होली भी और पार्शली भी हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। वरना हमारी केस स्टडी जितनी भी होंगी, क्वेश्चन जितने भी होंगे, उनमें ये पूरे का पूरा ट्रांसफर। तो इसका मतलब अगर ये इंटरेस्ट पार्टनर चाहे तो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। शेयर को ट्रांसफर कर रहा है यानी शेयर को बेच रहा है। पहला सवाल, वो बेच क्यों सक रहा है? शायद उसको पैसों की जरूरत होगी। जैसे हमारा सोल प्रोवाइडरशिप का बिजनेस होता है, पैसों की जरूरत हो, बिजनेस सही ना चल रहा हो, कोई और काम करना हो, हम उसको बेच देते हैं। तो पार्टनरशिप भी शायद सही ना चल रही हो, ऐसे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, या दुबई में निकलना चाहता हो, किसी दूसरे या कुछ काम करना चाहता हो, और तो ये अपना शेयर बेच सकता है। ये इसे हो सकता है पैसों की जरूरत पड़ी और जब लोन लेना चाहता हो और बैंक ने कहा हो कि मैं लोन तब दूंगा जब तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना एसेट मेरे हवाले करोगे। जैसे कहा मेरे पास और तो कोई एसेट नहीं है, पार्टनरशिप में मैं हिस्सेदार हूं, और इसमें चूंकि पार्टनरशिप में हिस्सेदार को सारी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, जो बिल्डिंग है उसमें भी हिस्सा है, मशीनरी में भी हिस्सा है, तो चलो ये एसेट अपने पास गिरवी रख के मुझे लोन दे दो। तो इस सूरत में जब थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा, सेल किया जाएगा, इसे कहा जाएगा ट्रांसफरी। प्रैक्टिकली जब किसी पार्टनर को जरूरत पड़ती है ना अपना इंटरेस्ट बेचने की, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास जाता है, उनको ऑप्शन देता है कि आप मेरा शेयर खरीदना चाहो तो खरीद लो। और ज्यादातर इनकी कोशिश ये होती है अगर किसी पार्टनर के पास पैसे हो ना तो वो शेयर को खरीद लेता है। लेकिन फर्ज कीजिए दूसरे पार्टनर के पास भी पैसे नहीं है, तो अब मजबूरन इस पार्टनर को आउटसाइड पार्टीज के पास जाना पड़ेगा, जो कोई बैंक भी हो सकता है, कोई इसका दोस्त भी हो सकता है, कुछ कोई भी हो सकता है, उसको अपना सारा। इसमें जो मेन कंसेप्ट है ना, जो आपको समझ आ गया तो इसकी सारी आगे चीजें समझ आ जाएगी। वो ये है कि अगर ए बी सी ये तीन पार्टनर है और बी को पैसों की जरूरत पड़ी, ए सी से पूछा, ए और सी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, और बी ने आगे डी को अपना शेयर सेल कर दिया, तो जो सबसे अहम समझने वाली बात है वो ये कि डी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो बी का हुआ है, वो पूरी फर्म का नहीं हुआ। इनका जो आपस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो इंटैक्ट है। स्टिल बी पार्टनर है, डी पार्टनर नहीं है, क्योंकि ये एक नया एग्रीमेंट हुआ है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं आया। इस फर्म के अभी भी तीन पार्टनर है, कौन कौन? ए बी और सी, और इस फर्म का डी के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए टर्म्स यूज होती है सब पार्टनर की, डी के लिए, जो कि मिसलीडिंग है। सब पार्टनर लगता है जैसे पार्टनर की एक टाइप, एक पार्टनर है, सब पार्टनर ऐसे लगता है जैसे एक, हालांकि वो पार्टनर नहीं है। जैसे माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, शुरू में लगता है जैसे पार्टनर है, हालांकि असल में वो पार्टनर, तो ना माइनर पार्टनर है ना ट्रांसफरी पार्टनर है। इनका आपस में सेल परचेज का जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो बी और डी का हुआ है। अच्छा, इसमें पार्टनरशिप डीड सेम रहती है, पार्टनर भी सेम ए बी और सी रहेंगे, लेकिन बी ना इनके साथ एग्रीमेंट, डी के साथ जब एग्रीमेंट कर लेता है तो बी ए और सी को भी एक बात कहता है, कहता है अब मैं ऑफिशियली मैं ही पार्टनर हूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी मेरी होगी, डी की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पार्टनर ही नहीं है। लेकिन तुम जो हर महीने हर साल मुझे प्रॉफिट दिया करते थे ना, अब तुमने वो प्रॉफिट डी को देना करना है। वो कहते हैं ठीक है भाईजान, आपको आप यहां जिसको आप कहेंगे उसको प्रॉफिट दे दिया करेंगे। और फिर वो कहता है अगर मेरी डेथ हो जाए या अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए, अगर मैं रिटायर हो जाऊं, डेथ हो जाए, यानी जब ये पार्टनरशिप स्ट्रक्चर खत्म होना तो फिर प्रॉफिट के साथ एक और चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस, सारे एसेट्स को बेच के जो कहता है वो जो बैलेंस होगा कैपिटल का वो भी मुझे नहीं देना, किसको देना है? डी को देना है। यानी ऑफिशियली पैसों के लिहाज से फाइनेंशियल टर्म्स में देखें ना तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन अब बी की बजाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डी के साथ होंगी, लेकिन डी के साथ किस वजह से होंगी? क्योंकि बी ने कहा हुआ है। इस वजह से नहीं होंगी कि अब डी पार्टनर बन गया है। जो फर्म की ट्रांजैक्शन अब डी के साथ होंगी ना, वो इस वजह से नहीं है कि डी पार्टनर बन गया, नहीं, वो तो पार्टनर बना ही नहीं है। वो किस वजह से है?
बी ने कहा हुआ है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ गई सारी। अब मुझे बताइए, फर्म की मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में कौन बैठेगा, बी के डी? बी बैठेगा, ये बैठेगा। डी इंटरफेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। डी इनसे कह सकता है मुझे अपना खाते चेक करवाओ, तो कहेगा भाई तुम हो कौन, तुम्हारा लेना देना बी के साथ है, बी जाने तुम जानो, भागो यहां से। तो ये पार्टनर नहीं है। और मेन चीज में रखिएगा, असल में इसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बी के साथ हुआ है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फर्म के साथ नहीं हुआ एज पार्टनर। चलिए, यहां पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। आपके क्वेश्चन यहाँ मैंने रोक लिया था लेक्चर के दौरान में जी। बी एग्री कर ले डी के साथ कि डी पार्टनर है। हाँ सुन लें, बी को अपना शेयर बेचने के लिए भी सारे पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है, यानी इसको ट्रांसफरी बनाने के लिए भी सारे पार्टनर की रजामंदी जरूरी है। और अगर इसको ट्रांसफरी की बजाय एक्चुअल पार्टनर बनाना है बी ने अपनी जगह पे, तो इसके लिए भी सारे पार्टनर की रजामंदी जरूरी है। नया पार्टनर ऐड करने के लिए याद है वो 3 याद है बताया था मेरे, नेचर चेंज करने के, नया पार्टनर ऐड करने के लिए प्रॉफिट रेशियो चेंज, तो नया पार्टनर ऐड करने के लिए भी सारे पार्टनर की कंसेंट की जरूरत है। ट्रांसफरी बनाने के लिए भी सारे पार्टनर की कंसेंट की जरूरत है। ठीक है, सारे पार्टनर की कंसेंट। तो अगर सारे राजी हो जाते हैं तो ट्रांसफरी बना दिया जाएगा इसको, और अगर सारे मजीद राजी हो जाए तो पार्टनर बना दे। उस सूरत में डी बी निकल जाएगा, बिल्कुल डी इधर बैठ जाएगा। फिर ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, फिर ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, फिर चेंज इन पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट बन जाएगा वो। जी, क्या शेयर्स माइनर को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन वो फिर पार्टनर नहीं बनेगा जब तक 18 साल का ना हो जाए। वो होगा माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ, और जो माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप होता है उसके साथ जो लॉस होगा फर्म, अगर माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप वाला केस है, कौन सा? माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके साथ लॉस बेनिफिट्स में आया ना, तो लॉस शेयर जो माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स है, इसमें लफ्ज बेनिफिट का मतलब क्या है? क्या इसका बेनिफिट का मतलब यह है कि ना उसकी लायबिलिटी होगी ना लॉस होगा? क्या इसका मतलब है लॉस तो होगा लायबिलिटी नहीं होगी? लॉस जितना होगा वो ट्रांसफर होगा माइनर बेनिफिट का मतलब है लॉस जाएगा उसे, लेकिन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लिमिटेड होगी। सिर्फ लिमिटेड का मतलब क्या? जितना उसका हिस्सा है उतना, ज्यादा नहीं होगा। बेनिफिट का मतलब कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जैसे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का कंसेप्ट था ना, कि प्रॉफिट मिलेगा लॉस नहीं मिलेगा, वो है कंसेप्ट। बेनिफिट का मतलब ये नहीं है, बेनिफिट उसे लॉस की वजह से नहीं है, बेनिफिट किस वजह से है? लायबिलिटी की वजह से। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं रहती, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है भाई, बात समझ आए? ये कहानी समझ आ गई जी। बी अगर डी के साथ ट्रांजैक्शन करता है और इन दोनों को नहीं बताता, फिर क्या होगा? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं, पहली बात ये हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ट्रांसफरी बनाने के लिए ऑल पार्टनर की कंसेंट। अच्छा, ट्रांसफरी बन गया, फर्म की डिसोल्यूशन हुई है, उसके बाद कैपिटल का हिस्सेदार बी, ए और सी इनको नहीं बता रहे। अच्छा नहीं, मजे की बात इसमें डिस्कस हुई है, अभी मैं डिस्कस करता हूं। पहले डेफिनेशन, अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको पढ़ानी आई था ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ हमने पढ़ लिया। वरना अभी अगर मैं कहूंगा ना पढ़ लिया, घर जाके पढ़ा, आप कहेंगे नहीं लगता सर ने कोई चीज नहीं पढ़ाई, तो हो सकता है कि ना भी पढ़ाई हो। तो अभी चलते हैं, कवर हो जाएगा। ट्रांसफरी कौन है? कहता है ये एक ऐसा बंदा है जिसको क्या किया गया है? इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर्ड, जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है। एक पार्टनर का क्या? प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉपर्टी। लॉस नहीं बताया, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रॉफिट वही लॉस, जो प्रॉफिट रेशियो वही लॉस। तो पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफरी होता है ना, उसको प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलता है, प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलता है। ट्रांसफरी वो बंदा है जिसको ट्रांसफर किया जाता है। क्या ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट में से भी हिस्सा, प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा। ये सेल भी किया जा सकता है और बैंक को मॉर्गेज का मतलब बैंक को लोन लेने के गिरवी भी रखवाया जा सकता है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है सेल है कि मॉर्गेज है, इससे लेना देना है कि ट्रांसफर किया गया। क्या ट्रांसफर किया गया? प्रॉफिट में से हिस्सा, प्रॉपर्टी में से हिस्सा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की रजामंदी से। लेकिन मुझे ये बताइए, प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा ट्रांसफरी को, प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट में से हिस्सा कब मिलेगा? हर साल। और प्रॉपर्टी में से हिस्सा कब मिलेगा? डिसोल्यूशन के बाद। प्रॉफिट और प्रॉपर्टी दोनों में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट में से हिस्सा कब मिलेगा? हर साल। प्रॉफिट में से हिस्सा हर साल मिलेगा।
और प्रॉपर्टी में से हिस्सा डिसोल्यूशन के वक्त मिलेगा। क्या ट्रांसफरी के कोई राइट्स हैं? यस हैं। क्या ट्रांसफरी की कोई लायबिलिटी है? नो लायबिलिटी। पार्टनर नहीं लायबिलिटी आएगी। क्या उसके राइट्स है? राइट्स है। क्या राइट्स है? उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा हर साल, प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉपर्टी या शेयर ऑफ एसेट एक ही चीज है, क्योंकि आपको पता है लॉ वर्ड प्रॉपर्टी से मुराद ही लेता है उसके सारे एसेट्स। लेकिन ये कब मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉपर्टी? ऑन डिसोल्यूशन। आगे बड़ी अजीब बात, अकाउंट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स। अकाउंट्स किसको कहते हैं? नहीं, बुक्स को नहीं कहते, फाइनल अकाउंट्स को कहते हैं। अकाउंट्स कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्लास में किसी को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? किसको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? दो को पता, बस 5 होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम फिलहाल सिर्फ इनकम बैलेंस। अकाउंट्स का मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। बुक्स का मतलब क्या होता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल। इसको अकाउंट्स मिलेंगे, बुक्स नहीं मिलेंगी। और अकाउंट्स भी कब मिलेंगे? क्यों? इसका मतलब है अगर पार्टनरशिप चल रही है तो ना इसको अकाउंट्स मिलेंगे ना इसको बुक्स मिलेंगी। अगर डिसोल्यूशन हो गई तो इसको सिर्फ अकाउंट्स मिलेंगे, बुक्स फिर भी नहीं मिलेंगी। अकाउंट्स इसको डिसोल्यूशन के बाद क्यों मिलेंगे? भाई अपना चेक कर लो हिस्सा सही कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ। टोटल कैपिटल इतना था, उसमें से 1/3 इतना इसका गया, इसका इतना हिस्सा गया, बाकी तुम्हारा बचा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर, अपना हिस्सा कैलकुलेट करने के लिए। इसे अकाउंट्स किस लिए नॉर्मली चलते हैं बिजनेस में, इसको दूर रखा जाता है। ना इसको बुक्स दिखाई जाती हैं ना इसको अकाउंट्स दिखाए जाते हैं। यानी जो इसको प्रॉफिट मिलेगा इसका अन्यवा प्रॉफिट होगा बस इसका। ये अगर कहना मुझे चेक तो करवाओ प्रॉफिट सही निकाला कि नहीं निकाला, वह भागो हम पार्टनर ने एग्री कर लिया, तुम कौन होते हो? हम पार्टनर्स ने आपस में एग्री कर लिया, तुम्हें प्रॉफिट का शेयर मिल गया, तुम कौन होते हो चेक करने वाले? भाग जाओ। चलते बिजनेस में ना इसे बुक्स दिखानी है ना इसे अकाउंट्स दिखाने हैं। बी को दिखा दिया सारा कुछ काफी है। डी से कहा जाएगा तुम्हें अपनी सैलरी करनी है ना, बी से कर लो। फर्म तुम्हें डायरेक्ट डील नहीं करेगी, ठीक है? बस प्रॉफिट पकड़ो और भागो। तो इसके राइट्स क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इसको, लेकिन उस प्रॉफिट को चेक करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे नहीं कर सकता। कोई पार्टनर करना चाहे कर सकता है, जो पार्टनर ने आपस में एग्री कर लिया वो प्रॉफिट फाइनल है। और अगर डिसॉल्व हो जाए पार्टनरशिप फर्म तो इसको प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलेगा और साथ ही एक सफे के ऊपर अकाउंट बना के भी दे दिए जाएंगे ताकि चेक कर ले इसका हिस्सा सही कैलकुलेट हुआ के। यानी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी कंफर्म करने के लिए अकाउंट दिए जा रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट कंफर्म करने के लिए अकाउंट। राइट समझ आ गया? 3 प्रॉफिट का, प्रॉपर्टी का और अकाउंट्स का। और अकाउंट्स का इससे लिंक है शेयर से। रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटीज, रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटीज। रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटीज का मतलब है वो कौन से काम है जो पार्टनर कर सकता है, ये नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटीज का मतलब क्या है? वो कौन से काम जो एक पार्टनर, जो मिस्टर बी तो कर सकता है, डी नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटीज, ठीक है? अगर इसका स्टेटस भी एज पार्टनर होता ना तो हम ये कंसेप्ट ना पढ़ रहे होते, लेकिन इसका स्टेटस एज पार्ट, ये एक तरह से आपको फर्क बता रहा है कि पार्टनर होने में और ट्रांसफरी होने में क्या फर्क है। पहला फर्क, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट, नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, मशवरा नहीं दे सकता, इससे चीज खरीदो इसको बेचो। पार्टनर का राइट था, करना चाहे तो कर सकते हैं इंटरफेयर। ट्रांसफरी का राइट नहीं है, करना चाहे भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरा, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा घर जाके ना आपने ये नहीं मुझे पूछना, सर आपने तो लिखा था इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स, आपने तो लिखा था इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स। नॉट, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बिजनेस को मैनेज इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स को इंस्पेक्ट, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट, प्रॉफिट को चैलेंज। ये यहां पढ़ा था ना, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा सो मिलेगा। सू फॉर डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप को डिसॉल्व। अच्छा बताइए, अगर ये मिस्टर डी नोटिस, पब्लिक नोटिस दे देता है कि ये पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है, नहीं वो पार्टनर है ही नहीं। हाँ बी अगर करना चाहे, क्योंकि बी पार्ट, तो जो नोटिस देने से फर्म डिसॉल्व हो जाती है, पढ़ा ना? वो नोटिस कौन दे तो फर्म डिसॉल्व होती है? पार्टनर। ट्रांसफरी के नोटिस से फर्म डिसॉल्व। ये कैन नॉट सू फॉर डिसोल्यूशन, कैन नॉट चैलेंज प्रॉफिट्स, कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स अकाउंट्स, कैन नॉट मैनेज इंटरफेयर बिजनेस। भाई क्लियर हो गया? ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आपने होम असाइनमेंट नोट कर ली होगी। IKF वाले क्वेश्चंस लाजमी 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 आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। रिटन फॉर्म में जो हाथ पूरे सेशन में नहीं चला, एग्जाम में भी नहीं चलेगा।
अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आप पूरे सेशन में करते रहते हैं, एग्जाम में भी हाथ चलता है। थ्योरी के सब्जेक्ट्स में हाथ पूरे सेशन में नहीं चलता, इसलिए पेपर में भी नहीं चलता। ठीक है, सिर्फ याद कर लेना, रटा लगा लेना काफी नहीं है, लिखना भी जरूरी है, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।